आदरणीय रामधन शर्मा जी, जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राज्य कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष हैं और एक प्रसिद्ध एडवोकेट भी हैं। उनके चैम्बर में हम पुलवामा पे जो अटैक हुआ था उन शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे और उसी पर परिचर्चा भी होगी। और साथ ही साथ शर्मा जी द्वारा लिखित एक किताब काव्यांजलि और बहन हमारी कमलेश मलिक जो एक हरियाणा की सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उनकी पुस्तक हस्ताक्षर तुम्हारे हैं, उस पर परिचर्चा और उन पर हम एक कविता पाठ भी इनसे सुनेंगे। तो मैं सबसे पहले रामधन शर्मा जी से ही ये निवेदन करूंगा कि वो सबसे पहले तो पुलवामा पे जो अटैक हुआ था उसके बारे में अपने विचार रखें और अपनी पुस्तक के बारे में कुछ हमें प्रकाश डालें। पुलवामा की घटना, उसकी हम जितने कठोर शब्दों में भर्त्सना करें, उसकी निंदा करें, सो ही कम है। ऐसी दुर्दांत घटना के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं कि कहें तो क्या कहें। ये विश्व के सभी धर्मों में हिंदू धर्म ही ऐसा है जो इतना सहनशील कोई हो ही नहीं सकता। हमको लूटा गया, मारा गया, हमारी महिलाओं के साथ भी अत्याचार हुए, सारे जोर जुल्म सहने के बाद भी फिर भी हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह रहे हैं। इतनी सहन शक्ति हिंदू में ही है और किसी भी मजहब में इतनी सहन शक्ति हो ही नहीं सकती। क्या कि ऐसी घटना अनेक बम ब्लास्ट तो सुने, लेकिन धर्म पूछ करके तुम हिंदू हो, कलमा पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते, हिंदू हो, तो लाइन में बैठ जाओ और लाइन में बिठा के उनकी पत्नी के साथ, उनकी पत्नियों को एक तरफ कर दिया। पत्नियों ने कहा कि हमें भी मार दो फिर, लेकिन ना, तुमको नहीं मारेंगे, इनको मारेंगे। उनको ऐसे बिठा करके गोलियों से छलनी कर दिया गया। ऐसी घटना पूरा भारतवर्ष और भारतवर्ष के हमारे हिंदू भाई जहां भी दूसरे देशों में बसे हुए हैं, पूरे विश्व में ऐसा आतंक आया। और उस घटना का जो सबक मोदी जी ने पाकिस्तान को सिखाया, हम मोदी जी की प्रशंसा करते हैं, हमारी भारतीय सैनिकों की प्रशंसा करते हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, कई दिन तक गोष्ठियां चलती रही और रूपरेखा बनाई गई और आतंक के साए में तो पाकिस्तान बैठ गया 3 दिन के लिए कि पता नहीं कब हमला हो जाए। और उनको ये संदेश गया कि अभी नहीं होने वाला है और तत्काल रातों रात हमला किया और ऐसा उनको सबक सिखाया कि लेकिन पाकिस्तान ऐसा नीच प्रवृत्ति का देश है, वो नहीं मानता इसको। उसने अपनी किसी प्रकार की वो नहीं मानी कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, बल्कि उसमें भी सरकार अपना बचाव करने के लिए हमारी विजय हुई है, हमने इतने जहाज गिरा दिए, इतने उनका पायलट गिरा दिया, इतना उनको वो मार दिया। ऐसी तरह की वो कि प्रजा ना भड़क जाए और हमारा ये रहे कि हमने हिंदुस्तान का नुकसान किया जाए। तो उस हैवज में दुखी होकर के लिखा था हमने, नहीं सुधरेगा पाकिस्तान, झूठा कपटी धोखेबाज मक्कार पाकिस्तान, सहन करता आ रहा ये कब से हिंदुस्तान। निर्दोष निहत्थों को मारे ये कैसा पाकिस्तान, आतंकवादियों का जनक है नहीं कोई ईमान, नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। कुछ जाहिल दरिंदे हैं जो बाज नहीं आते, कभी ताज हमला, कभी पहलगाम, कभी पुलवामा दोहराते। जब भारत के सैनिक आए जट बिल में घुस जाते, कायर चांडाल निखट्टू टट्टू घाटी में मिल जाते। जहर उगलती है इनके आकाओं की बदजुबान, नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। आओ रणबांकुरे वीरो, ईंट से ईंट बजा दो, महाशातिर महामक्कार को ऐसा मजा चखा दो। ध्वस्त करो सब अड्डे इनके, नाकों चने चबा दो। कुछ को मार काट फेंको, कुछ सागर बीच डुबा दो। बना दो इनका कब्रिस्तान, नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। गोली मारो गोला मारो, मारो अनेक मिसाइल। हाफिज शहीद मसूद अजहर मुनीर मरे,
भुट्टो और बिलाइल, ऐसा करो इलाज बाजारन भेरी, मिटे दुनिया से नामो निशान, नहीं सुधरेगा पाकिस्तान, नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। बहुत अच्छा। ये लिखा और लिखी अनेक लिखी मैंने। एक ये भी छोटी सी लिखी है, एक लाइन 4 लाइन की है। पड़ोसी दुश्मन, पड़ोसी जो बन जाए दुश्मन, उससे रिश्ता टूटना चाहिए। घात लगा आघात करे जो, उसको जल्दी कूटना चाहिए। कब तक सहन करे शैतानी, कड़वे घूंटना चाहिए। देश पर हो आतंक का साया, कभी हृदय को फूटना चाहिए, कभी हृदय को फूटना चाहिए। हम कैसे साहित्यकार हैं, ऐसी घटना हो जाए हम कुछ भी ना लिखें, उससे आहत होकर के हम कागज कलम ही उठा सकते हैं, हथियार तो नहीं उठा सकते, हथियार तो हमारी सेना उठाएगी। लेकिन हम जो यहाँ बैठे हैं मैदानों में या शहरों में बैठे हैं, उन वीरों की बदौलत जो सीमाओं पर बैठे हमारे, तो उनकी शान में हम भी अपना कलम कागज उठा करके लिखने बैठ जाते हैं। इस हमारी ये काव्य पाठ करते हैं और ये हमारी काव्यांजलि कविता है जी। इसमें मेरी 35 साल की साधना है, 35 साल की रचनाएं इसमें लिखी है मैंने। मैं अपनी इसमें कुछ धार्मिक भी हैं, कुछ सामाजिक भी हैं, कुछ राजनीतिक भी हैं, सभी विषयों पर लिखता रहा हूँ। क्योंकि मैं वकालत करता हूँ, 42 वर्ष हो गए वकालत करते हुए, तो अपने वकील के पेशे पर भी लिखी है। पराई परेशानियों का पुलंदा उठाए घूम रहा हूँ, चंद कागज के टुकड़े लेकर चूम रहा हूँ। दस्तूरी करता हूँ पर साहब कहाता हूँ, वकील साहब दस्तूरी करता हूँ, साहब कहाता हूँ। इसी भाव से नित न्यायालय आता जाता हूँ। भगवान को लगता जैसे भक्त प्यारा हो, ऐसे ही लागे मुक्किल जो हमारा हो। हमको वैसे ही प्यारा लगता है। अपने मुक्किल के लिए हम अपने वकील भाई भी नोक झोंक कर बैठते हैं, चाहे वकील हमारे कितना नजदीकी हो, किसी भी तरह से न्याय मिले। हाँ, ये तो हर तरह की ये कविता में जो संकलित करके ये किताब छपी मेरी। तो लिखना कब से शुरू किया सर? लिखना लगभग आज से 40 साल पहले। ये डॉक्टर शिव कुमार खंडेलवाल जी ने मुझे साहित्य परिषद के साथ जोड़ा था। अच्छा। वो यहाँ कोर्ट में आए हुए थे, मैंने देखा गुरुजी आए हैं, मैं साथ लग लिया उनके। तो कहने लगे भैया तुम साहित्य परिषद में जुड़ जाओ। मैंने कहा गुरुजी जैसे कहोगे कर लेंगे। तो जोड़ लिया उन्होंने। तो सुनते सुनते हमारा भी भाव आया कि हम भी कुछ लिखने लगे। बहुत अच्छा, तब से लिखना शुरू किया। इस तरह के पेशे में होने के बाद और साहित्यकार बनना। 2013 में जो हिमालय पर त्रासदी हुई थी गंगोत्री में, तो वो लिखी थी रचना। उस पर तो शैलेंद्र ओमेशपुरी थी जी ने, जब तो HOD थे वो हिंदू कॉलेज में, उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर लिखा है, मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ। बहुत अच्छा। हाँ जी हाँ। आप ये है ना कि एक साहित्यकार का तो दिल नरम होता है, कोमल होता है। जो घटना घटती है तो दुखी हो जाता है। घर में बैठा जैसे हम इंजर्ड हो गए, हमारे को आघात लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है जी लिखने वालों का। और आप तो एक तरह से एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से हाँ, भी हैं। हाँ जी हाँ। और एडवोकेट का पेशा लोगों को न्याय दिलवाना है। हाँ जी, और हाँ, उसके हाँ। साथ साथ लेखन कार्य होना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये 40 वर्षों की आपकी साधना है। साधना है जी। वो मैंने किसी साहित्यकार को अपनी सारी वो दी थी कविताएं, जब तक छपी नहीं थी। मैंने कहा कोई टिप्पणी लिखी आप इसके बारे में, तो उसने एक लाइन लिख के दे दी नीचे कि आपका मानसिकता धार्मिक है, आप कुछ भगवान के लिए लिखो। मैंने कहा मैं तुच्छ प्राणी, मैं छोटा सा आदमी, मैं भगवान के लिए कहाँ लिख सकता हूँ? भगवान के लिए तो सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास, मीराबाई, गुरु नानक देव वो लिख सकते हैं, तो संत सिद्ध महात्मा है। मैं कैसे लिख सकता हूँ? और भगवान के लिए लिखना तो कोई छोटी बात नहीं है। 10-15 दिन बाद आया ख्याल, क्यों नहीं लिख सकते, लिखो। और मैंने कहा लिखो तो मैं क्या लिखूं? लिखने के लिए प्रसंग कहाँ से लाऊं? तो लिखो कि जब भगवान कृष्ण जी जन्म हुआ उस बारे में लिखो। तो भाव आया कि भगवान कृष्ण श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लिया और उसी रात्रि गोकुल में चले गए। नंद बाबा के यहाँ लालन पालन हो रहा है। इधर बरसाना में राधा रानी प्रकट हुई और उनका ब्रजभानु जी महाराज के यहाँ लालन पालन हो रहा है। जब इस धरती पर धराधाम पर प्रथम मिलन उनका धरती पर हुआ तो कैसा वातावरण हुआ होगा? उस भाव को उकेरित किया चंद लाइनों में। कन्हैया को देख कर वृषभानु नंदिनी, मधुबन में खड़ी की खड़ी रह गई। लता का पता का हिले ना डुले,
गुथी सी जड़ी की जड़ी रह गई। यमुना ने भी बहना ही बंद कर दिया, जो घड़ी थी घड़ी की घड़ी रह गई। ज्ञान बैराग संग भक्ति आ गई, ब्रज रज में पड़ी की पड़ी रह गई। गिरधर ने निहारा राधा रानी को, चारों आंखें लड़ी की लड़ी रह गई। है कन्हैया आप, है राधा आप। तो ऐसा भाव रहा होगा, ऐसा भाव रहा होगा। तो हम तो मन भाव से लिखते हैं। लेखक के अंदर जो भाव उमड़ते हैं, सर्वशक्तिमान भगवान हमारे ब्रज भूमि में आए हैं। उधर राधा रानी अपना परिचय देती है। राधा रानी की मैं कौन हूँ, राधा रानी स्वयं लिखते हैं, अहम दुर्गा, अहम सरस्वती, अहम लक्ष्मी, अहम गंगा। इन तीनों का समावेश होकर के तब राधा रानी है, जिनके राधा रानी के आगे भगवान कृष्ण भी हाथ जोड़ते हैं, हे राधा हे राधा हे राधा। ऐसा है जी। तो आपसे इससे पहले कि आपसे आपको आमंत्रित करें, कमलेश मलिक हैं मैडम, हरियाणा की बहुत सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं और CRZ में प्रिंसिपल रही हैं आपके हरियाणा CRA कॉलेज में। और आपके हमारे हरियाणा से जो फिल्म लाइन में निकली हैं मेघना मलिक, उनकी माँ है। और एक इंटरव्यू तो है, हाँ, मीमांसा, 2 बेटियां हैं कि दोनों ही आपके सोनीपत का पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश में नाम कि वो वरिष्ठ साहित्यकार हैं। तो इससे पहले कि हम आपको आमंत्रित करें, आप में से कोई विचार पुलवामा पे या कोई रखना चाहे। पुलवामा जो हमारा देश में एक ऐसा हत्याकांड हुआ जो पहली बार पूरे विश्व में शायद पहली बार हो कि धर्म पूछकर किसी की हत्या करना। आप 2 चीजों को मिक्स कर रहे हो मुझे लगता है। पुलवामा अटैक था फौजियों के ऊपर, पहलगाम था। आप मैं जब कहा भूल हो रहा पुलवामा पे अभी मैं वहाँ बैठा, हमने कहा 14 फरवरी को आया पुलवामा, तो फौजी भाइयों पे आपने भी बोले हाँ। तो लेकिन आप वो ध्यान नहीं दिया, वो पहलगाम पर, लेकिन फिर आपके फैक्ट्स चले गए पहलगाम पर बताने लगे। तो इस जो घटना बाबूजी वैसे तो बताई दी है, बाकी ऐसी घटना दोबारा ना हो, ये हमारी सैन्य शक्ति के ऊपर चोट थी, हमारे धार्मिक भावना के ऊपर चोट थी। धर्म पूछकर पहले कहते थे आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन इस घटना के बाद आतंकवाद का भी धर्म पता लगा। उन्होंने सिर्फ उनको मारा कि पूछा क्या नाम है, किसी ने बताया प्रदीप, राम सिंह, सिकंदर, तो हिंदू हो, उन्होंने कहा हिंदू, तो गोली मारी। और मुसलमानों को नहीं मारेगा, किसने भी कहा मैं मुसलमान हूँ तो कलमा पढ़ के सुना। यहाँ तक भी मैंने जो न्यूज में सुना, अखबार में पढ़ा, तो कपड़े उतरवा के देखे गए। तो ये घटना बड़ी शर्मसार करने, और हमारी जो आस्था थी उसके ऊपर चोट पहुंचाई गई है। और हमने भी देखो, सुना तो हम सभी के मन में एक भाव जगाई हुई, हम हमारे साथ ऐसा क्यों, लेकिन ये हमारे साथ अभी नहीं, बहुत पहले से होता है। चाहे वो गजनी आया, खिलजी आया, तभी से आया, चाहे हमारे सोमनाथ का मंदिर तोड़े, हमारी आस्था को ऊपर चोट करी गई। क्योंकि सबसे बड़ा ये है कि आप जिसमें आस्था है, धर्म जिसको मानते हो आप, हम सनातनी हैं। हम कहते हैं, हम पानी को भी पूजते हैं, हम पेड़ को भी पूजते हैं, सूर्य को पूजते हैं, मिट्टी को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, हम पत्थर को पूजते हैं। और जो नहीं पूजता उसके भी हम वो भी हमारे धर्म में है। हम किसी का विरोध नहीं करते, हमारा जो सनातन है किसी का विरोध नहीं करता। उसके बाद भी लोग हमें चैन से नहीं जीने देते। तो क्यों नहीं जीने देते? क्योंकि ये परंपरा बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है, और इसमें विज्ञान के साथ जुड़ी है। हमारी जो आस्था है विज्ञान के साथ जुड़ी है, तो उसको तोड़ने का एक तरीका है। टूट जाएगी तो जहाँ जाइए बढ़ गए हैं, मलेश बढ़ गए हैं, मुसलमान बढ़ गए, वहाँ पर स्थिति क्या है? अफगानिस्तान, कंधार, वहाँ भी हमारे पूर्वज थे। महाभारत में देखते हैं तो कंधारी का जिक्र आता है। तो अफगानिस्तान, कंधार, कंबोडिया उधर भी थे हम। तो पाकिस्तान में हमारा ही था, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। तो यहाँ पर क्या है, अभी मैंने एक अखबार का
देखा कि पाकिस्तान में जो बंटवारा होता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तकरीबन 17-18% के करीब हिंदू था, आज सिर्फ 1.5% बचा है। चाहे तो कन्वर्टेड हो गए हैं चाहे मार दिए गए। ले लो, तो मेरे जो साथी लोग वकील बैठे हैं, चाहे एक की भी कॉफी है ये, कॉफी आपके लिए। चाहे एक साथी कानून में बात जाए, हमें सिर्फ क्या है कि अपनी जो आस्था है, जो हमारे मूल्य हैं, जो संस्कृति है, उससे मुंह नहीं मोड़ना है, उसको बढ़ावा देना है। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा, अपने साथी बैठे नए साथी बैठे हैं, और क्योंकि जहाँ हम है ना वही खुशहाली है, जहाँ हम नहीं है ना वहाँ पर वहीं पर वो वहाँ पर मार काट है। एक महत्वपूर्ण बात कही है कि ये धारणा भी गलत थी, काटमाली का कोई धर्म नहीं होता, उन्होंने धर्म पूछ के मारे। ये तो ये अब इस कांड से तो क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि मुसलमान जो है ना वो अपने धर्म के प्रति इतना कट्टर है कि वो किसी को नहीं बर्दाश्त कर सकता। हम तो देखो इससे पहले हाँ ये सरोसरी, बहुत बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? नरेंद्र। और कोई भाई इस बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहे? हाँ, मैं इसमें इसमें बताना चाहूँगा कि जिस तरह के हालात अभी चले हुए ना, एक तो गवर्नमेंट एनालिसिस, सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, एक एनजीओ जो प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, एनजीओ हैं, कुछ समाचार पत्र है, वो अपने कुछ आंकड़े रेट में कैसे बताते हैं। तो हमारे देश के अंदर फिलहाल जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि ज्यादा नहीं तो कम से कम भी 8-9 करोड़ से ऊपर घुसपैठिए हैं, ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं है। तो इस तरह के हालात में बीइंग सोशल एनिमल, क्योंकि आदमी तो सोशल, और हमारे ऊपर ही बार बार फरार हो रहा है, हमारे संप्रदाय पे बार बार फरार हो रहा है, बार बार हम सफर कर रहे हैं, हम उसका हर बार रिप्लाई भी देते हैं, और वो उनको घुटनों पे भी आना पड़ता है, लेकिन उसमें लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई फायदा। और एक जो इस तरह की सिचुएशन है, जो ये घुसपैठिए है, ये हमारे हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब जितने भी हमारी जातियां हैं, जितने भी धर्म है, ये हमारा सबका हक खा रहे हैं, इसमें ये भी रियलिटी है। और कुछ एक पार्टी ऐसी है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए इनके झूठे राशन कार्ड बना रही है, झूठे आधार कार्ड बना रही है, ये भी रियलिटी है। कई जगह पकड़े भी गए हैं, 500 केस इकट्ठे दर्ज किए गए। तो मेरा ये मानना है कि हमें एक ऐसी मूवमेंट, चाहे एक छोटे लेवल पे बार बार सेमिनार करें या एक कोई बड़ा फंक्शन करें, हर एक स्टेट में होना चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए कि घुसपैठियो भारत छोड़ो। मतलब मेरा ये एक बड़ा निजी विचार है, स्पष्ट होना चाहिए। और मैं इस मुद्दे के ऊपर जो है खुद होम मिनिस्टर को और पीएमओ में एक लेटर भी लिखूंगा, पीएमओ को एक लेटर भी लिखूंगा, साहित्य परिषद की तरफ से भी लिखेंगे और अपनी अधिवक्ता परिषद जो है उसकी तरफ से भी लिखेंगे। जैसे इस तरह की मूवमेंट में अगर आम आदमी तो साथ है ही है, अगर सरकार सहयोग करेगी तो ये काफी कामयाब रहेगा। अब हम आस पड़ोस में देखते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं चलता। अब हम सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में सब, आप लोग मानो या ना मानो, जो मेरा खुद का मानना है, चारों तरफ से जब मैंने महसूस किया, एक आध जगह खुद का रिसर्च किया, सोनीपत के अंदर अकेले ही बहुत सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो इजी आ चुके हैं और बड़े इजीली जो ना उनको राशन कार्ड भी है, इजीली रह रहे, सरकार जगह भी दे रही है। अभी भाई की एक बात को मैं थोड़ी बड़ी करता हूँ, भाई ने बहुत अच्छी बात कही, इस विचारणीय है, और 2 करोड़ हुए हैं। हम अधिवक्ता, ये तो अंकल जी जो मैं कह रहा हूँ, ये तो जी अनुमानित है, इससे कहीं ज्यादा आंकड़े हैं। अभी सर मैं 2 बात अभी प्रैक्टिकली बताना चाहूँगा बाबू जी, 1 मिनट। एक तो मैं अधिवक्ता परिषद की तरफ से बहुत जल्दी ही भाई ने सुझाव दिया, बैठक करेंगे, उसमें मुद्दा उठाकर और रेजोल्यूशन राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम डीसी को देंगे, ज्ञापन डीसी को सौंपेंगे। अरे एक मैं क्या करता हूँ, मेरा चैम्बर नई बिल्डिंग में है, ग्राउंड फ्लोर पे है, तो भीख मांगने वाले आते हैं सुबह, लड़कियां भी, बहनें, और वो भी आती हैं, औरतें भी। तो एक दिन 3-4 लड़कियां आई हुई, तो मेरे मुंशी ने बोला, वहाँ मुंशी जी माँ ये सारी नरोंगी आ गई है। बोला बाबू जी आप तो नहीं सारा सच में गए, सब आपने दिन में ला गए। मैं बोला ठीक सच है, मैं नल्या बुला गए, पीछे देंगे। मैं बोला बेटा नाम के तरह नाम इसलिए रखेंगे पूजा, जो कि एक्टनिया नाम पाओगे, ममता,
इस तरह नाम रखेंगी। तो मैं नाम पूछता पूछता मेरा तेरी माँ का क्या नाम है, और बोली मेरी माँ का नाम सबीना। वेरी गुड। माँ बाबू का तो वो ठगी वो 10 रुपये मैंने जो कर दे दिया तक मैं बोला उल्टे ले लेंगे मुझसे ले 40 रुपये मैंने उल्टे 4 थी भगाई ने। तो जितनी जो चैम्बरों में मांगने वाली है ना ये एक भी हिंदुआ लड़की नहीं है। और ये होता कित पड़े शुगर मिल के ना बहुत सारे जुगी डाल रखे हैं। और मैं वही कह रहा देखो कहीं ना कहीं तो मैं बिल्कुल नरेंद्र भाई ने बिल्कुल अपनी आरएसएस की है तो कहीं ना कहीं तो मूवमेंट कोई ना कोई आंटी जी चलानी सारे पड़ेगी उसमें भी जुड़े हुए हैं। और जब भी कोई मूवमेंट चलती है ना वो छोटे स्तर से ही शुरू होती है, एकदम से बड़े स्तर पे कभी नहीं जाती है। तो क्या पता हमारी एक ही छोटे से सुझाव से ये मूवमेंट कहाँ तक आगे बढ़ जाए, क्योंकि सफरर तो हम सब है। और अभी कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा हुआ है, कोई स्टेट नहीं बचा हुआ है। अच्छा, जो सबसे खतरनाक स्थिति उत्पन्न होती जा रही है ना, अगर इनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई, जैसे बताया इन्होंने कि नाम बदल रहे हैं, ये नाम नहीं नाम हिंदू के रखे हुए हैं इन्होंने सबने। नरेंद्र गंगाना जी ने ऐसी बात कही है ना, आप की बातों से मैं 100% आप सहमत हूँ। सुनो आप जो बात समझ रहे हो मैं एक मिनट जो नाम बदलने का तरीका ना वो वैसे तो नाम मुसलमान होगा, लेकिन जब मांगने जाएंगे तब बदलेंगे नाम। जब कम धंधे को जाएंगे क्यों? इन्होंने जितनी बात कही है ना जी, तो नाम बदलेंगे, तो नाम बदल लेंगे। बाकी तो है वो। प्रधान जी नरेंद्र गंगाना जी ने जितनी बात कही है ना जी, इन सारी बातों का जवाब इस रचना में लिख रखा है मैंने। मैं ये भी आपकी अनुमति हो तो एक बार सुना। हाँ जी, एक मिनट में ही सुन लो। हाँ कोर्ट में जाना है हम तना चलो फिर मैडम की सुन लो, मैडम की सुन लो, क्योंकि रचना आपकी 2-3 सुन ली और 2-3 उनकी सुनेंगे, फिर कोर्ट में जाना है हमने। चलो जी अब आमंत्रित करते हैं हम हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं सोनीपत की बहन कमलेश मलिक जी, जो जिससे शायद ही कोई ऐसा हो जो साहित्य प्रेमी हो और सब उनको ना जानता हो। सब जानते हैं, सब इनको जानते हैं। तो बहन अब पहले तो हस्ताक्षर तुम्हारे हैं, ये विचार ही आपको कैसा आया कि हस्ताक्षर तुम्हारे हैं ही शीर्षक होना चाहिए बहन जी? हाँ। ये क्या है, क्या विचार था आपके मन में, क्या भाव थे? देखिए ऐसा है कि मैंने जो भी रचनाएं प्रस्तुत की हैं उन सभी में सामाजिक पीड़ा, वेदना, संत्रास, विषमताएं, उन सबका ही उल्लेख है। कोई भी साहित्यकार जब लिखता है तो वह जो कुछ देखता है, जो कुछ उसके सामने घटता है, उसको महसूस करता है, उसे अपनी पीड़ा बनाकर फिर उसकी अभिव्यक्ति करता है। तो जो कुछ मैंने समाज में देखा, मैं आपको बताऊं कि मैंने स्टूडेंट लाइफ से ही लिखना आरंभ कर दिया था। मैं बीए की स्टूडेंट होती थी, हापुड़ से बिलोंग करती हूँ। अच्छा जी, अच्छा। और वहाँ एक हमारी भी एसोसिएशन, यानी हापुड़ भर की एक एसोसिएशन थी, जैसे यहाँ अखिल भारतीय परिषद है या और दूसरी संस्थाएं हैं। तो उसमें उन्होंने हम स्टूडेंट्स को भी वो टाइम टू टाइम आमंत्रित करते थे और मैं एज ए स्टूडेंट उसमें भाग लेती थी। क्षेमचंद्र सुमन उस समय बहुत बड़े आलोचक थे, आप सब जानते होंगे उनका नाम। तो वो हापुड़ से बिलोंग करते थे, हापुड़ में थे नहीं पर वो आते थे। तो वहाँ जो कविताएं एक समस्या भेजी जाती थी कि इस पर आप लिख कर लाइए, तो वो सब इस तरह चलता था और मैं अपनी कविता उसी माध्यम से वहाँ अभिव्यक्ति देती थी। तो उनके हाथों पुरस्कार पाकर ऐसी प्रेरणा मिली, ऐसा मतलब इस तरह का उत्साह मिला कि मैं इसी कार्य में जुट गई। फिर मैंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी और कविताएं लिखी और छपती रही। उसके बाद मेरा यहाँ आना हुआ शादी होने के बाद, और यहाँ भी मेरा जो भी ऐसी संस्थाएं थी उनसे मैं जुड़ी। हरियाणा बना उसी साल जिस साल मैं यहाँ आई थी, 1966 में। अच्छा जी, अच्छा। तो उसके कुछ ही दिनों बाद हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ और मैं उसी साल से उसमें जुड़ गई। तो मैंने बहुत सारे कहानी संग्रह लिखे और कविता संग्रह लिखे।
मेरे 2 कहानी संग्रह, एक मोर्चा और उसका नाम था, और एक सिर्फ अपने लिए। अच्छा उन दोनों को बेस्ट राइटिंग में मतलब रचना के आधार पर नॉमिनेट किया गया। हाँ वो सम्मानित किया गया। और 2022 में मतलब 4 साल पहले मुझे श्रेष्ठ रचनाकार के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अवार्ड तो आपको बहुत मिले हैं, हाँ, अवार्ड वैसे- तो अनेकों अनेक हैं, हाँ, जितनी वो- गिनती करें। पर हरियाणा साहित्य अकादमी एक ऐसा संगठन है जो हाँ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो रिपोर्ट है। उसका मायने थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो मैंने जब कहानियां लिखी या जो भी लिखा, मेरे सामने आसपास जो घटता था, जो पात्र मुझे दिखाई देते थे, चाहे वो आपके चैम्बर से कोई बिलोंग करता है, पाठशाला से बिलोंग करता है, स्कूल से, या जहाँ भी आस पड़ोस से, तो उन पात्रों को मैं अपने जीवन में उतार लेती थी और उसके बाद अभिव्यक्ति करती थी। तो हस्ताक्षर तुम्हारे हैं की जो बात है, उससे पहले मेरा एक और छपा था संग्रह, वो मैं आज लाई तो पर आपकी गाड़ी में रखी कोई नहीं। तो वो संवेदना के स्वर था उसका नाम। तो उसमें यही था कि जो संवेदनाएं हमारे चारों ओर इर्द गिर्द हैं, हम उन्हीं को पकड़े और उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्ति दें। आम आदमी को भी दुख होता है, पीड़ा होती है जब वो कुछ देखता है, कोई एक्सीडेंट देखता है, कोई और घटना देखता है, लेकिन उसके पास में भाषा नहीं होती, शैली नहीं होती, तो वो उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाता। लेकिन जो लेखक है उसके पास भाषा है, शैली है, तो वो उसके माध्यम से उसे अभिव्यक्ति एक खूबसूरत अंदाज में देता है। तो जहाँ तक हस्ताक्षर तुम्हारे की बात है, उसमें हर तरह का काव्य है, भगवान के प्रति, वीणा वादनी के प्रति, या जो भी हमारे पूज्य है उनके प्रति, और जो सामाजिक तबका है वो कोई भी है, उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो वेदना है, उसका भी अंकन उसमें हुआ है। तो हस्ताक्षर तुम्हारे हैं, ये नाम मैंने क्यों दिया, इसका जो शीर्षक था, तो वैसे मैं उसकी 4 पंक्तियां आपको सुना दूं। तो ऐसा है कि हर व्यक्ति अपना एक अभीष्ट मानकर चलता है, वह कुछ पाना चाहता है, लेकिन पाना कोई आसान नहीं होता, फल ऊपर वाले के हाथ में है। तो गीता का जो मूल मंत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो ऐसा ही भाव उसमें है, क्योंकि दाता तो वह है, हम केवल श्रम कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, निमित्त मात्र है। हाँ, तो उसकी मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाती हूँ कि आवेदन लिखे हमने, आवेदन लिखे हमने, हस्ताक्षर तुम्हारे हैं, बनाए शब्द हैं हमने, मगर अक्षर तुम्हारे हैं। और जमी पर बेसहारा थे, गगन को छू नहीं पाए, जमी पर बेसहारा थे, गगन को छू नहीं पाए, हम त्रिशंकु की तरह धरा अंबर तुम्हारे हैं, और बरसातों के पानी की, बरसातों के पानी की तलैया तक पहुँच पाए, तुम्हें शोहरत मिली जिनसे, नदी सागर तुम्हारे। और एक बंद और देखिएगा कि हमें मालूम था लेकिन
हमें मालूम था लेकिन सदा खामोश रह कर के तराशे थे जो तन मन से वो संगमरमर तुम्हारे। बहुत अच्छा। और एक बंद में और सुनाना चाहूंगी, शायद आपको अच्छा लगे कि आप सभी जानते हैं कि गुड़ बनाने के लिए बैलों को चलाया जाता था। शायद दूर दराज के गांवों में आज भी चल रहे चलाया हैं, जाता हो। और आपके यूपी में तो बहुत बैलों की आज भी देखने को मिलते हैं। मैंने देखा देखने को बैलों की आंखें बांध दी जाती थी और चलते और वो चलता था। क्यों बांध दी जाती थी? कि वो एक ही धुरी पर घूमता है पर उसे एहसास ना हो कि मैं एक ही धुरी पर घूम रहा हूँ, उसका कोई अंजाम नहीं, कोई मंजिल नहीं। तो देखिएगा वो है बिंब यहाँ कि हमको लू के बैलों से, हमको लू के बैलों से बंधी आंखें चले मीलों, मगर हमको मिला भूसा कि गुड़ शक्कर तुम्हारे। मैंने जहाँ जहाँ भी ये कविता सुनाई, ये बंद सबको बहुत बहुत अच्छा जी, बहुत सुंदर। अच्छा। तो अब हम आते हैं जैसा कि पहलगांव में जो दर्दनाक हादसा हुआ, तो यह पीड़ा, और मैं आपको सच बताती हूँ कि जिस दिन वो न्यूज़ सुनाई जा रही थी उसी रात में मैंने 1 बजे तक मैंने वो न्यूज़ सुनती रही और उसी रात मैंने 2 कविताएं लिखी, क्योंकि उसके बाद ही ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था। तो मैं थोड़े थोड़े बंद दोनों कविताओं को आपको सुनाना चाहूंगी। तो और लेखकों का ये भी दायित्व है कि अब ये इस तरह के अटैक दोबारा ना हो, उसको लेकर हम जागरूक करें समाज को। कवि की भूमिका हमेशा से रही है। आप आदि काल में चले जाइए, पृथ्वीराज को उत्साहित करने वाला या उसमें शौर्य को भरने वाला कौन था? चंद्र बरदाई। तो इस तरह के हर जगह हर समय जब जब हमारे देश पर कोई हमला हुआ, या उस समय तो हमारे आपस में भी थे, राज्यों में ही आप, तो जो जिसके यहाँ जो कवि होते थे, साहित्यकार होते थे, वो ही उनमें वीर सैनिकों में जोश भरते थे और उनकी आवाज पर वो अपने कार्य में जुट जाते थे। और देखिए वो साहित्यकार की भूमिका इतनी ही नहीं है कि हम देश की रक्षा के लिए अपने फौजियों को उत्साहित करें, देश को दिशा देना भी हम साहित्यकारों का काम है। जब जब हमारे देश में या हमारे समाज में जो कुछ होता है, कोई भी अनर्थ होता है या कोई भी उत्पीड़न होता है, पूंजीवादी जो स्थिति थी उसको समाप्त करने में प्रेमचंद का बहुत बड़ा हाथ था। तो उस समय जमींदारी प्रथा और सूदखोरी की जो थी प्रथा, उसे समाप्त करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। तो ये बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, मैं आपको शॉर्ट में ही कहना चाहती हूँ। तो ये देखिएगा कि हमारा उत्तरदायित्व क्या है। जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छी बात कही कि आप कानून के माध्यम से लोगों की सहायता करते हैं, यह तो एक ना अलग बात है, लेकिन समाज के प्रति भी आपका भी कर्तव्य है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने एक संघ में या अपनी जो एक एसोसिएशन है उसके माध्यम से आप हम लोगों की भावनाओं को, जो आम लोग हैं, उसे आगे तक भेजना चाहते हैं। घुसपैठियों ने जैसे आकर हमारे देश को एक प्रकार से अपनी कुचेष्टाओं से हमें आक्रांत किया हुआ है, हम उससे मुक्त हो तो कैसे? तो हमें जागना है और प्रेरित करना है सबको कि मैं इस विचार की बिल्कुल नहीं हूँ कि दूसरे जो धर्म है हम उनका आदर न करें, क्योंकि हमारा देश सनातन धर्म तो है ही इस पर आधारित कि हम सभी धर्मों का जो है आदर करते हैं। हमारे लिए सिख या ईसाई या मुस्लिम
वो भी आदरणीय है, हम उनके देवी देवताओं को भी सिर झुकाते हैं, लेकिन कोई हम पर ऐसे हमलावर हो वो हम बर्दाश्त नहीं फिर करते। बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हमें जान जोखिम में भी डालनी हो तो हम डालेंगे और आगे आएंगे। पहलगाम की घटना से हम लोग सभी पीड़ित हैं और उस घटना से हमें कुछ ठोस कार्रवाई भी करनी चाहिए, ऐसी हमारी भावना हो। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिएगा कि जो जैसी भाषा में समझे, जो जैसी भाषा में समझे वैसे ही समझाना होगा, और प्रेम शांति संदेश छोड़ अब रण का बिगुल बजाना होगा। किसी हिमांशी की आंखों में हाँ बेटी थी वो जी हाँ कि सिंधु जल अब नहीं बहेगा, और किसी आरती के सर से अब पिता का साया नहीं उठेगा। यह संकल्प लिए जन जन को अब तो शस्त्र उठाना होगा, जो जैसी भाषा में समझे। अब देखिए कि उरी अटैक या पुलवामा, याद दिला रहे हैं पीछे का, उरी अटैक या पुलवामा दुश्मन ने मुंह की खाई है, कि कितने सैनिक हमने खोए यह भी कड़वी सच्चाई है, और सर से पानी उतर गया अब, बहुत बहुत अच्छा। सर से पानी उतर गया अब, कि उनको सबक सिखाना होगा, और जो जैसी भाषा समझे। अब पहलगाम का सीना छलनी, पहलगाम का सीना छलनी, माथे की बिंदिया का क्रंदन बिलख बिलख कर कहता है अब, राखी के धागों का बंधन। क्या कहता है कि दुश्मन केवल दुश्मन ही है, दुश्मन केवल दुश्मन ही है, रिश्ता यही निभाना होगा। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। प्रेम शांति संदेश छोड़ अब जन जन को शस्त्र उठाना हो। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। और दूसरी कविता जो मैंने उसी रात को लिखी, ठीक 1 बजे, वो भी सुनिएगा। वो नहीं जिन्होंने आरंभ किया था मैं नाम को वो स्टैंडर्ड चलिए, आ जाएंगे के बेटे हैं। कि अब जो हमें करना है हाँ जी, हाँ जी। वो क्या करना हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो अगला स्टेप है वो क्या होगा। क्या होना चाहिए। तो तभी हमने सिंदूरी ऑपरेशन किया हाँ। और उनके छक्के छुड़ा दिए, बिल्कुल। उनका जितना भी भंडार था उसको जला दिया, हाँ जी। और उन्होंने अच्छी खासी हार खाई। वो कहते फिरे भले ही हमने ये कर दिया वो कर दिया, पर वो सब झूठ का पुलिंदा है। खैर, कि सुबह नहीं होगी दुश्मन की, सुबह नहीं होगी दुश्मन की, फिर सिंदूरी शाम लिखेंगे, और जिसे अधिकृत किए हुए है, जिस पर कब्जा किए हुए हैं उस पर भारत धाम लिखेंगे, फिर सिंदूरी शाम लिखेंगे। सिंदूर पोंछ ललनाओं का, सिंदूर पोंछ ललनाओं का, पैर कुल्हाड़ी पर मारा है, और गीदड़ भभकी देने वालों क्यों शेरों को ललकारा है। नापाक जमीन, नापाक जमीन को डुबा लहू में,
आइए आइए मछली साहब, आइए ना। आप यहीं पे सोनीपत में ही हैं? हाँ, आज डेली भागेगा तो आप दिखते नहीं। हमने आज आपके चैम्बर पर हमला बोल दिया है। आइएगा, धन्यवाद। आइए आइए। सुबह ये रात को स्टे नहीं है, सुबह आऊंगा। अच्छा मॉर्निंग वॉक पे। ठीक है, ठीक है, आइएगा। 94 नंबर चैम्बर है हमारे मैनेजमेंट में रहते हैं। वहाँ पर पुणे में 94 नंबर तो चैम्बर क्या राजपूत का कि ना पाक जमीन को डुबा लहू में, उस पर भारत धाम लिखेंगे। और देखिएगा, हाँ, कि पहलगाम का नाम लिखेंगे, फिर सिंदूरी शाम लिखेंगे, शत शत बोस दहाड़ेंगे जब बोस सुभाष चंद्र बोस। शत शत बोस दहाड़ेंगे जब जिन्ना का जिन्न कराहेगा, और एटम का दम भरने वाला रण छोड़ भागता आएगा, और मांगे भीख न मिल पाएगी, मांगे भीख न मिल पाएगी, हर कोशिश नाकाम लिखेंगे, फिर सिंदूरी शाम लिखेंगे। और एक हमारा और प्रण कि युद्ध नहीं हम बुद्ध उपासक, युद्ध नहीं हम बुद्ध उपासक, तू मजहब का ढोल बजाता, हम बापू की राह चले हैं, तू मरघट का न्योता देता, और जैसी चाहत हो आशिक की, हम उसे आशिक हाँ, हैं, बिल्कुल। जैसी आशिक की चाहत हो वैसा ही पैगाम लिखेंगे, फिर सिंदूरी शाम लिखेंगे। अब जो है आखिरी बंद है इसका, कि हमने कभी नहीं चाहा है, हमने कभी नहीं चाहा है, मासूमों की जाने जाए, तू अड़ियल हम लावर है तो प्रेम गीत हम कैसे गाएं, और गर तू बाज नहीं आएगा, गर तू बाज नहीं आएगा, फिर हम कत्ले आम लिखेंगे, फिर सिंदूरी शाम लिखेंगे, और फिर सिंदूरी शाम लिखेंगे, सुबह नहीं होगी दुश्मन की, फिर सिंदूरी। बहुत कोई और एक और सुनाओ आप। अच्छा लगा। जो अंकल जी, ये तो जो आपकी पोएम पे एतराज करा आपको नोटिस करियो इस बात किसे केस में आपने नुकसान कर रखा है। ये तो लाडले प्यारे हैं इनकी कसाई है, देखो हमें हमारा एक दायित्व बनता है, हम अतिथि का सम्मान करें, हम तो कभी भी सुन लेंगे। तो आज ये इनके पास तो इतना साहित्य का प्रगाढ़ वो है, कभी अमृत अपने निकलता है उससे। एसोसिएशन में बुलाइएगा ना। ठीक है, क्योंकि आपका तो जिक्र 2-4 दिन में घर पर चलता रहा, सोम आपका नाम लेते रहते हैं कि कमलेश आंटी जी, कमलेश आंटी जी, क्योंकि आप पेशेंट से जुड़ी हो भी आपके साथ। आज जो कार्यक्रम हुआ उसकी अध्यक्षता हमारी बहन कमलेश मलिक जी ने की, और इन्होंने इस सारे कार्यक्रम को 4 चांद तो लगाए ही, और हमारा मार्गदर्शन भी किया अपनी कविताओं के माध्यम से। और हमारे बड़े भाई रामधन शर्मा जी ने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के पद पर रहे, तो बहुत अच्छा आयोजन रहा, और हम चाहेंगे कि निकट भविष्य में भी इस तरह के आयोजन होते रहें। और किसी एक दिन हम बहन कमलेश मलिक के नाम एक दिन या एक शाम जिसमें इनकी कविताएं हों वो रखना चाहेंगे। तो सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ हाँ हाँ, ये हाजिर आए हैं हमारे नरेंद्र गंगाना जी, एडवोकेट साहब, सत्येंद्र दहिया जी, संसरवाल जी, संदीप संसरवाल जी, सुखदीप हैं? सुखदीप संदीप इनका भाई है। हाँ हाँ हाँ। भाई साहब अरविंद कुमार जी लिख लो जी नाम। हाँ, वो बहुत यही जल्दी थे। है। आप बोल रहे हो, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, हमारे देवता परिषद से है। हनी राणा जी बैठे हैं हमारे। और सत्येंद्र की कविता उतार रही है हमारी। वो नेक्स्ट टाइम पक्का। आज मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज करने में मुझे वो लग गया ना, ठीक है सत्येंद्र, ठीक है। तो बाहर एक बार जो दोस्त भी आए थे, इमरजेंसी टाइम के दोस्त थे जो जेल में साथ थे, तो उनको भी मैनेज कर रहा था, अंदर भी मैनेज कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, गारंटी हमारे को पहले सबका बहुत सूचना बहुत मिलती, रामचंद्र जी दे देते, हाँ। तो हम कुछ और जाते